अभी आप लोग को क्या करना है कि हम लोग ने लास्ट क्लास मार्जिनल रिलीफ देख लिया, कैलकुलेशन हो गया, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम हो गया। मार्जिनल रिलीफ का बाद में आप लोगों का पेज नंबर 24 है बुक का। पेज नंबर 24 में क्या है टॉपिक? रेट ऑफ टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। हाँ हाँ, ये बुक में नहीं है, उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है कि नहीं आपका? न्यू रिजीम है या नहीं है? इतना तक देखिए आप लोग, कैलकुलेशन देख लीजिए सरचार्ज का। नेक्स्ट पेज, ये हो गया, मिल गया ना, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही है, हो गया। फिर उसका बाद में आप लोगों को क्या आ रहा था? रिबेट आ रहा था। रिबेट भी हम लोग ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। रिबेट में आप लोगों को कितना मिल रहा है यहाँ पे? रिबेट अपन 7 लैक्स कितना मिल रहा है आपको? 7 लैक्स में रिबेट कितना मिल रहा है वो बताइए मुझे। आपने अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट क्या है 115 BAC, जो कि क्या होता है? न्यू टैक्स रिजीम होता है। उसमें अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया, चूज करने से आपका पास स्लैब कौन सा हो गया? 0 to 3, 3 to 6, 3 to 7 है या 6 है? यहाँ पे कितना है? 7 है। पहले था 3 to 6, अभी क्या हो गया? 3 to 7। तो यहाँ पे अगर आप पुराना वाला देखेगा तो आप लोग क्या था? 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 से ऊपर था, ठीक था। तो अभी फिर क्या हो गया? अभी हम लोग का 0 to 3, 3 to 7 हो गया, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसी में ही है। अभी हम लोग को रिबेट कितना तक मिलता है? 7 लैक्स में अंडर न्यू टैक्स रिजीम। रिबेट 87A में क्या बोलता है कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और कितना है? 20 नहीं, 12,500 आपको ओल्ड रिजीम में मिलता है। न्यू रिजीम में कितना मिलता है? 25,000। ये भी हम लोग ने देख लिया था, हाँ या ना? खत्म हो गया हम लोग का। चलिए फिर से देखना है, नहीं देखना है? मार्जिनल रिलीफ हम लोग को फिर नेक्स्ट देखना था, वो भी हम लोग ने खत्म कर दिया। फिर आप लोगों का पास क्या आता है? फिर टॉपिक क्या रहेगा आपका? बोले, मार्जिन रिलीफ का बाद में इमीडिएट टॉपिक कौन सा है? हाँ, अभी हम लोग को क्या देखना है? रेट ऑफ अदर एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल एंड HUF वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी हम लोग को फटाफट देखना है फर्म्स, AOP, BOI, कंपनीज, कोऑपरेटिव। अगर आप लोग अगर ध्यान दिया होगा, पहला ही दिन में मैंने बोल दिया था कि आप लोगों को अदर एंटिटीज का ऊपर में ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप लोग अगर ये पहला चैप्टर ही अगर आप देखेगा तो आपको बाकी एंटिटीज के लिए कितना दिया है? सिंगल पेज भी कंप्लीट, पूरा कंप्लीट पेज भी नहीं दिया है। तो आप लोगों को स्कोप कहाँ देना है? ओनली HUF में। अगर जानने के लिए, छोटा मोटा मार्क्स के लिए अगर आपको जानना है, बस फॉर नॉलेज पर्पस और फॉर खाली जानने के लिए, इतना डीप में नहीं जाने के लिए, आपको खाली रेट जानना है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो जान के रखना है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग कहाँ पे आ गया? फर्म्स और LLPs में आ गया। फर्म्स और LLPs का दोनों का रेट सेम रहता है। और यहाँ पे बुक में आप लोगों का बहुत छोटा से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल क्या है? रेट कितना पड़ेगा आपको? ए पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एन LLP, उसको कितना लगेगा? टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। उसमें स्लैब का बारे में क्या है कि 0 to 3 इतना लगेगा, 3 to 7 इसका बारे में बोला है? नहीं बोला है। तो यहाँ पे स्लैब एप्लीकेबल है या नहीं है? पहला बात। पहला बात क्या? ये फर्म और LLPs के लिए स्लैब वाला पार्ट नहीं है। रिबेट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ का पहले हम लोग को कहाँ पे जाना पड़ेगा? सरचार्ज। तो सरचार्ज यहाँ पे एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो सरचार्ज एप्लीकेबल है तो मार्जिनल रिलीफ भी रहेगा। तो सरचार्ज है तो मार्जिनल रिलीफ भी रहेगा। फिर सेस तो लगना ही है, सेस भी लगेगा। तो यहाँ पे ये नहीं है और ये इनिशियल दो चीज नहीं है।
तो आपको और एक चीज देखना है कि यहाँ पे अगर स्लैब नहीं है तो यहाँ पे क्या है, आप 1 रुपया भी अर्न कर रहा है या आपका 1 रुपया का इनकम अगर हुआ है आफ्टर रेवेन्यू, मान लीजिए आपको 100 रुपीज का अर्निंग हुआ था, मतलब ये क्या हो गया, आपका रेवेन्यू हो गया, और 90 रुपीज का क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, बाकी 10 रुपीज क्या है आपका इनकम हो गया। ये 10 रुपीज में कितना परसेंट लगेगा, 30%, और ये 30% कभी भी चेंज नहीं हुआ है, चल रहा है। और आप न्यू रिजिम में चला जाए या ओल्ड रिजिम में आ जाए, आपको कितना लगेगा, 30% ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रिजिम वाइज आपका रेट चेंज नहीं होने वाला है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए, सेस तो आपको लगना है, ये पता चल गया। फिर सरचार्ज आपका क्या है, चेंज हुआ है। सरचार्ज कितना में लगेगा आपको, सरचार्ज का खाली एक ही रेट है, सरचार्ज का रेट कितना है, सिंगल रेट है, वो आपका कुछ अलग नहीं है। तो सरचार्ज कितना लग रहा है अभी, ये तो छोड़ दो आप लोग, ये इसमें ध्यान देना नहीं है। कितना लग रहा है आपको, 12% लग रहा है। ये 12% कब लगेगा, 50 लाख का ऊपर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शेल बी इंक्रीज बाय अ सरचार्ज, शेल बी इंक्रीज बाय अ सरचार्ज तब एप्लीकेबल होगा जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए। तो 50 लाख किसका लिए एप्लीकेबल है, ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। तो सरचार्ज में भी आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो गया एंड आप क्या है पार्टनरशिप फर्म है, तब जाके ही आपको सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। लेकिन सरचार्ज का रेट क्या होगा, 12% ही रहेगा, वो भी सेम रहेगा, उसका भी कोई स्लैब नहीं है। चलिए, ये भी खत्म हो गया। फिर हम लोग को क्या देखना है, एजुकेशन सेस कितना लगना है, लगना है या नहीं लगना है। हाँ, यहाँ पे क्या है, पहले था एजुकेशन सेस, अभी क्या हो गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस तो लगना ही है, सेस कितना है, 4%। ये पहले वाला सब छोड़ दो आप। ठीक है, 30% समझ में आ गया, 12% समझ में आ गया। तो 30 + 12 करने से आपका इतना क्या आता है, ये आता है। ठीक है, करके देखो आप, 30 + 12% करके देखो कितना आता है। आ रहा है, तो ये होता है इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना है, 33.6। आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, हम लोग को ये अल्टीमेटली वही निकलने वाला है। ठीक है, तो फिर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगना है, लगेगा, कितना लगेगा, 4% लगेगा। अभी 33.6 निकाला था, तो अभी आप लोग एक काम करो, 30% करो प्लस 12% करो प्लस 4% करो, ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप बताओ। निकल रहा है, हो गया। चलिए, अभी हम लोगों का फॉर्म खत्म है, और कुछ है नहीं है। चलिए, फॉर्म खत्म हो गया, प्रॉब्लम है नहीं है। एओपी बीओआई, एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन में कौन कौन रह सकता है, वो पहले ही दिन में हम लोग ने डिस्कस किया होगा शायद। चलिए बोलिए, कौन कौन रहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, यहाँ पे कौन कौन है, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, एओपी में कौन कौन रहता है, एसोसिएशन हुआ है, सब लोग एकजुट हुआ है, ग्रुप बना है, कौन कौन रह सकता है यहाँ पे, कंपनीज रह सकता है, एलएलपीज रह सकता है, फर्म्स भी रह सकता है, और बाकी सब पार्टीज भी, इंडिविजुअल एचयूएफ सब लोग रह सकता है। वहां पे अगर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस रहता है, हाँ यहाँ पे रहेगा, बीओआई में रहेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वहां पे खाली इंडिविजुअल्स रहेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल्स बोलने से ऑल इंडिविजुअल्स, एचयूएफ नहीं आ सकता यहाँ पे, तो नहीं तो वो अलग हो जाता है। एओपी में एचयूएफ रह सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकता है। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलने से ओनली इंडिविजुअल्स ही आएगा। फिर आ गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि आपका क्या होता है, लोकल अथॉरिटी हो जाता है, जो कि जुडिशियल के अंडर में पड़ता है। तो चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी लेकिन ये चीज देखना है कि यहाँ पे लेकिन आप लोगों का स्लैब रेट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर समझना है किस लिए पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स का
एंट्री है तो यहाँ पे आप लोगों का स्लैब रेट आ जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में इंडिविजुअल्स रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन कंपनी फॉर्म जो होता है, एलएलपी फॉर्म होता है, तो उसका लिए अलग से बन जाता है, पैन अलग से बनता है बोल के हम लोग को बनाना पड़ता है। इसमें भी एओपी और बीओआई के लिए भी अलग से पैन बनता है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल्स लोग का स्लैब का वाइज आप लोगों का रेट लगेगा। असेसमेंट एरिया कौन सा देख रहा था आप लोग, 25 26, ये हो गया आप लोगों का पुराना रेट। 0 to 2.5, 2.5 to 5 सेम रेट, 5 20 30 डिफरेंट है नहीं है। स्लैब सरचार्ज डिफरेंट है या नहीं है, 50 to 1, 10 15 25 37 लग रहा है, इसमें डिफरेंट है नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या देखना था, न्यू रिजिम देखना था। न्यू रिजिम में डिफरेंट है कि नहीं, 0 to 3 0 7 डिफरेंट हुआ नहीं है। यहाँ पे भी देखना है आपको कि 25% यहाँ पे भी नहीं है, 5 10 15 20 और 30, 25 पहले था अभी नहीं है, तो आपको यही रखना याद है। ठीक है, और न्यू रिजिम में ये चल रहा है सिस्टम, ओल्ड रिजिम में ये सिस्टम चल रहा है, और फिर आपका रेट भी यही चल रहा है। ये किसका लिए है, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स। खत्म हो गया, प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए अभी हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, अभी कंपनीज में आ रहा है। अगर आप कौन है, डोमेस्टिक कंपनी है, कंपनीज का रेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिर अलग अलग भी रेट है वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी स्पेशली आपको कहाँ पे देखना है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया डोमेस्टिक कंपनी और एक हो गया फॉरेन कंपनी। ठीक है, हाँ ये पकड़ो। ठीक है, इन केस ऑफ क्या बोल दिया, डोमेस्टिक कंपनी। अगर आप क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो आपको कितना लगेगा, 30% टैक्स लगता है नॉर्मल। क्या लगता है, 30% टैक्स लगता है। अगर आपका क्या हो गया, इफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स, मैंने बोला था आपको पैसा कितना मिल रहा है, एक्सपेंस का पहले, मतलब इनकम नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, पैसा कितना रिसीव हुआ है एक साल में, पैसा कितना रिसीव हुआ है, कौन सा साल का देखना है, इन द फाइनेंशियल ईयर 21 22। फाइनेंशियल ईयर 21 22 में अगर आपका पैसा 400 करोड़ से ज्यादा हुआ है तब आपको अलग से रेट लगेगा, अगर नहीं हुआ है तब आपको 30% लगना चाहिए। ठीक है, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, आपका एक्सीड नहीं किया है, एक्सीड कर जाने से तो 30% लग गया, एक्सीड नहीं किया है और आपने सेक्शन 115 BA चूज कर दिया। BA क्या होता है, 115 BA बोलता है कि अगर आप कौन सा कंपनी है, सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको इस डेट का पहले कंपनी को सेटअप करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्शन सेटअप तो कर दिया, सेटअप करके आप रख दिया, बिजनेस शुरू नहीं किया तब नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कंडीशन ये फुलफिल करना पड़ेगा कि कंपनी बनाओ, इस डेट का पहले सेटअप करो और इस काम में आप इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो आप लोगों के लिए इतना डीप में जाना नहीं है, रेट हम लोग खाली अभी देख रहे हैं, होगा कि नहीं। चलो फिर क्या था आपको, 115 BA हम लोग देख रहे थे। हाँ डोमेस्टिक कंपनी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेम चीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये खाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहता है। एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पे भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सब चीज़ तीनों में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे दो में ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये डोमेस्टिक कंपनी है। लेकिन डिफरेंस क्या है आप बोलेगा कि तीनों सेक्शन अलग अलग क्यों बनाए, यहाँ पे अलग बना है, ये 2016 का पहले होना पड़ेगा, ये 2021 का पहले होना पड़ेगा, ये डिफरेंट रेट अलग फिर डेट में होना पड़ेगा। मतलब अगर आप इस डेट का पहले अगर कंपनी फॉर्म किया है, बिजनेस शुरू कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है, तब आपको 25 और 22% में टैक्स लगने वाला है, और नहीं तो नहीं लगेगा। एनी अदर कंपनी, अगर आप इन सब में नहीं है, 400 करोड़ आपका एक्सीड हो गया, तो आपको कितना लगने वाला है, 30%। वो तो हम लोग ने पहले डिस्कस कर दिया। अगर आप 115 BA में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको 15%, 115 BAA में है तो 22%,
और अगर आप 115 BA में है तो 25% लगेगा, तो वो भी आपका क्या है 30% से तो कम ही है, तो वो लग रहा है। अगर आप क्या है डोमेस्टिक कंपनी है ही नहीं, इंडिया का कंपनी है ही नहीं, इंडिया में आप बिजनेस कर ही नहीं रहा है, आप इंडिया में क्या कर रहा है बिजनेस कर रहा है, लेकिन आपका मैनेजमेंट किधर है, बाहर पे है, तो वो आप क्या हो गया फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी को कितना लगेगा 40% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरचार्ज लगता है कि नहीं लगता है। सरचार्ज कब से शुरू होता है, एनी सरचार्ज अदर देन इंडिविजुअल्स आपको 1 करोड़ से शुरू होता है, खाली इंडिविजुअल्स में 50 से स्टार्ट हो जाता है, अदर देन कंपनी और अदर देन इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ आपका सरचार्ज 1 CR से शुरू होता है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है 7.2, फॉरेन कंपनी में कितना लग रहा है आपका 2%, 5%, अबव 1 करोड़ और लेस वहाँ पे तो लगना ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे किसको लग रहा है, इन भाई साहब, इन दो भाई साहब को लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लग रहा है। लेकिन ये लोग को क्यों लग रहा है, क्योंकि ये लोग ने कंसेशनल रेट पकड़ा हुआ है 22 और 15% पकड़ा हुआ है। इन भाई साहब को क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको 25% लग रहा है। नॉर्मल वाला को क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 30% दे रहा है। इन भाई साहब को 22% लग रहा है और इन भाई साहब को 15% दे रहा है, बोल के लग रहा है। अल्टीमेटली ज़्यादा ही देना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्न ज़्यादा करता है तो, अगर अर्न कम कर रहा है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं है। फिर अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ पे आ गया तो आपको सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन भाई साहब को कितना देना पड़ेगा 7%, 10%, और जिनको 30% देना पड़ता है, जिनको 30% देना पड़ता है 7 एंड 12, आपको नॉर्मल पकड़ना है कि 30% वाला को कितना देना है 7 और 12%। ये डोमेस्टिक कंपनी होगी, स्पेशल रेट में मत जाओ अभी। 30% नॉर्मल टैक्स लगना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो 7%, और आपका 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो 12%। फिर आपका क्या आ जाता है फॉरेन कंपनी आता है, 40% लगना है। ये 40% जो बोला वो भी फिक्स नहीं है, किसी किसी चीज़ में आपको 50% भी लगता है, वो भी आपका फॉरेन कंपनी में, वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम देके आपका रेट चेंज होता है, वो भी आपको स्पेशल रेट में आपको याद करना पड़ेगा। ये सब रेट आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। 40% आ गया। फिर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो आपको कितना लग रहा है यहाँ पे 2% और यहाँ पे 5%। याद कैसे रख रहा था हम लोग, 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, तो 7 12 होता है, ठीक है। ये किसका लिए था फॉरेन कंपनीज के लिए था, और ये किसका लिए था डोमेस्टिक कंपनीज के लिए था। हो गया। सरचार्ज लगेगा कि नहीं, लग ही तो रहा है, तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरचार्ज मिल रहा है कि नहीं, और सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। करेक्ट करेक्ट, हो गया। फिर उसका बाद में आप लोगों का और कुछ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकिन बहुत गंदा ट्रीटमेंट कर दिया, क्या बोल दिया कि अगर आपको 10,000, पहला 10,000 में आपको कितना मिलेगा 10% लगेगा, नेक्स्ट 10,000 में कितना लगेगा 20%, मतलब 0 to 10 कितना लगना है आपको 10%। 10,001 से 20,000 तक 20%, और बाकी ऊपर में 20,000 से ऊपर चला जाने से 30% लगेगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग क्यों है कोई आइडिया नहीं, लेकिन लग रहा है। लेकिन इन भाई साहब को क्या बोला है 10% में लगा, क्या बोल रहे हैं 10,000 से शुरू हो जा रहा है, 0 to 10,000, तो यहाँ पे नया पैसा में भी आपको लगेगा। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म में क्या था, कुछ भी नहीं है, इनकम हुआ तो डायरेक्ट 30%। यहाँ पे बोल दिया अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनता है 4-5 जन मिल के हम लोग बनाया है, और ये किस लिए बनता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट करना है, किसी को फ़ायदा पहुँचाना है, ग्रोसरी स्टोर खोलना है, लेकिन कहीं पे नहीं है, तो हम लोग 4-5 जन का अपना पैसा लगा के हम लोग कर रहे हैं, फ़ायदा के लिए नहीं खोल रहे, तो इसीलिए यहाँ पे फ़ायदा कम है, तो फ़ायदा कम रख रहा है, तो हम लोग को रेट भी कम करके लग रहा है, ठीक है। 10%, 20%, 30%, पहला 10,000 में 10%, नेक्स्ट 10,000 टू 20,000 टू 20%, और ऊपर में 30% लग रहा है। तो आप लोगों को सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें भी सेम आ गया, 1 करोड़ से ऊपर में लग रहा है, 50 लाख में नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 10-12% लग रहा था। तो फिर आप लोगों को अभी इस साल को देखना है, कौन सा 25-26, देखो रेट चेंज हुआ है नहीं हुआ है, 10-20-30 है, फिर सरचार्ज क्या है
7 और 12 थे। 7 और 12 किस में था? पहले वाला में अपने अगर ध्यान दिया तो डोमेस्टिक कंपनीज में था, तो डोमेस्टिक कंपनी जैसा आप लोगों का सेम ही है, 7%, 12%। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ और एक चीज़ देखना है, ये चीज़ देखो, ये चीज़ पढ़ो, समझ में आया तो बोलो। BAA, BA, BAD आप लोगों को कंपनीज में मिल रहा था, अगर ये ध्यान दे तो BADs में कितना मिल रहा था आप लोगों को? 22%। उसमें भी 22% लग रहा था, यहाँ पे भी 22% लग रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला था? इनकम, अगर आपने ये सेक्शन चूज किया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेकिन आपने इस कंडीशन का अंदर में सर्टेन डेज का पहले पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, तब आपको कितना लगेगा? 22% लगेगा। लेकिन सरचार्ज भी कितना लगेगा उसमें? 10%, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखा हुआ था 10% लगने वाला है। तो आपका जो यहाँ पे लग रहा है BAD में चूज कर, ठीक है, 30% का जगह में, लेकिन आपको कितना बच गया? 22। वहाँ पे 8% बच जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको 7%, यहाँ पे आपको 3% फिर देना पड़ रहा है। ठीक है, हो गया, खत्म है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से लगना है, कितना लगेगा? 4% लगने वाला है। ठीक है, हो गया आप लोगों का। चलिए आप लोग अभी क्या करो, MCQs बोलिए। MCQs है ना? नहीं है? है? नहीं है? इस चैप्टर का बाद में है? है? पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, बोलो। I will take your 5 minutes, then I will ask some questions. You'll have to answer me. वो करेक्ट हो या रॉन्ग हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन चलिए पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट। चार ऑप्शन दे देगा, हम बोलेगा, हम खाली आपको आंसर बताना है। ठीक है, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, और होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम। ठीक है, इनकम टैक्स इंडिया अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK एंड सिक्किम। बोलिए, आपने क्या बोला? मिस प्रधान ने बोला क्या है? ठीक है, पिनारू जी बोलिए, आप बोल रहे हैं डी, और ऑनलाइन वाला कोई? चलिए, जितना गलत होगा उतना का आप लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ, 10-10 रुपये दे दीजिएगा। चलिए, होल ऑफ इंडिया किसने बोला? विक्रम दास, दीपिका दत्ता, 2 जन आ गया। चलिए, और कोई? 5 जन आंसर बोलिए, बाकी खत्म करते हैं हम लोग। कोई एक जन बी बोल दो, तब अच्छा भी लग जाएगा। नहीं है, सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। तो आप लोगों को क्या है, पहला में क्या लिखा था आप लोग? होल ऑफ इंडिया है, वो जम्मू एंड कश्मीर को अलग नहीं कर रहा है, सिक्किम को भी अलग नहीं कर रहा है।
लेकिन ये चीज़ आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो सिक्किम वाला पोर्शन है ये आप लोगों को सेक्शन 10 में देखना पड़ेगा। सेक्शन 10 क्या था? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम होता है। मतलब क्या है? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अगर आप लोगों को अगर याद होगा टोटल इनकम कैसे फॉर्म हो रहा था? 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करके, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में अगर ये पे इनकम उसका पार्ट नहीं हुआ है तो वो टोटल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? कोई भी एक इनकम। ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 10 बोल रहा है। सेक्शन 10 बोलता है कि आप लोगों को हम इतना सारा लिस्ट दे दिया, ठीक है। मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं, वो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम फर्म, ठीक है। ये याद रख, ये आपको खाली बोल रहा है कि ये थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है, नहीं समझ में आया तो एक बार बोल दीजिए, ठीक है। क्या होता है? सेक्शन 10 बोल रहे हैं कि आपको ये सब सर्टेन लिस्ट ऑफ इनकम से जो आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा उसको हम लोग इनकम बोल के मानेगा। इनकम बोल के तो मान रहे हैं, उसको तो आपने टर्म किया ना कि ये इनकम है तो ये इनकम हुआ, लेकिन वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगा। टोटल इनकम का अगर पार्ट नहीं होता तो वो सैलरीज में नहीं जाएगा, हाउस प्रॉपर्टीज में नहीं जाएगा, पीजीपीपी में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन्स में नहीं जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं जाएगा। तो पांचों हेड में नहीं गया तो बाकी कहीं पे हम लोग टैक्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता है, तो ये टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है? एग्जेम्प्ट इनकम बोला जाता है हम लोग को। क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम। पहला समझ में आ गया। ये एग्जेम्प्ट इनकम में ये एग्जांपल दे दिया मैंने, क्या बोला? इनकम फ्रॉम फर्म। आप कौन है ये तो समझ में आ गया आपको, होल ऑफ इंडिया में आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? आप एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है और आप क्या है? एक फर्म में 2 जन मिलके बाद 3 जन मिलके क्या खोला है आपने? फर्म खोला है। आप इसी फर्म का पार्ट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं है? तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आप लोग ने 11 12 पढ़ा है, बीकॉम पढ़ा है मान ले रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मिलता है? एक फर्म में अगर पार्टनर होने से आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है? डिविडेंड नहीं मिल सकता, ठीक है चलिए। इंसेंटिव, क्या बोला? इंसेंटिव बोला। हाँ, दूसरा बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलिए। पार्टनरशिप का अकाउंटिंग क्या थी? नहीं, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आप लोग को तो 11 12 में मिला था ना, वही याद करिए। आप लोगों को कैलकुलेशन क्या करना पड़ता था कि इंक्लूजन हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, डेथ हुआ है। डेथ होते वक्त आप लोगों को क्या देना पड़ता था? कैपिटल का पार्ट देना पड़ता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन रोइंग्स, और क्या देना पड़ता था? प्रॉफिट देना पड़ता था। प्रॉफिट आप शेयर करता था कि नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग मेन पोर्शन क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग ही होता है। प्रॉफिट या शेयर लॉस शेयर होता है। तो मान लीजिए आप लोगों को 1000 रुपीज़ का क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। 3 पार्टनर में डिवाइड करना है तो 3 3 3 3 और एक भाई साहब को 4 रुपये, 1 रुपये ज़्यादा दे दे रहा है। चलिए 1000 हो गया। तो ये जो पैसा है ये अलग पेन में लगा है। पेन तो अलग हो गया ना, ये पेन अलग है और ये डिफरेंट पेन है, दोनों पेन अलग है। कंफ्यूजन है? नहीं है। ये पेन हो गया मान लीजिए दूसरा, ये पी वाला पेन हो गया, ये एफ वाला पेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया, ये प्रॉफिट फिर कहाँ पे जाएगा? ये 33 टू इंडिविजुअल को जाएगा। और आपने जब इस फर्म का असेसमेंट किया होगा, असेसमेंट तो करना पड़ेगा, तो फर्म का पहले टैक्स कितना में लग रहा था? कितना रेट में लग रहा था? हाँ बोलिए, बुक में देख लीजिए, इशू क्या है? आज ही पढ़ा है, आज को याद रहेगा वो बात तो है नहीं। चलिए 30% लग रहा था। स्लैब है नहीं था तो इसमें 30% लगेगा ना, पूरा पूरी में इसका ऊपर में 30% लगेगा या इसका ऊपर में 30% लगेगा? इसका ऊपर लगेगा, ठीक
इसका ऊपर में 30% लग गया, तो कितना रुपया दे दिया आपने? 300 रुपया किसको दे दिया? किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये 300 रुपया यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, तो 100 रुपीज़ मैंने काट दिया। अल्टीमेटली आपको 233, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, 233, 234 रहा। तो ये पैसा आपका पास कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। ये इंडिविजुअल का इनकम है कि नहीं है? फिर से वो क्या करेगा, वो आपका बोल दिया कि ये मेरा पीजीबीपी है, मान लीजिए बोल रहे हैं, उसका भी आप लोग फिर बात करेंगे। ये पीजीबीपी में कितना आ गया? 233 रुपीज़ आ गया, अर्न हो गया। आप असेसमेंट करेगा, टोटल इनकम मेरा निकला 233 निकला। ये 230 का ऊपर में फिर स्लैब में हम कैलकुलेट करेगा, 10% लगा, 20% लगा, 30% लगा, जो भी लगा, फिर से हम टैक्स देगा कि नहीं देगा? करेक्ट, वही बात है। आपने पहले ही बोल दिया तो खत्म है, और समझाने का मेरा काम ही नहीं पड़ा कि अगर एक बार ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो फिर से टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एग्जेम्प्ट इनकम। एक बार इनकम हो गया तो फिर से सेम इनकम का ऊपर में डबल टैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है? सेक्शन 10 बोलता है। सेक्शन 10 ये भी बोल रहा है, अभी हमारा सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर में। सिक्किम में क्या बोलता है? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया, सिक्किम में क्या होता है? सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब स्टेट में, हिली स्टेट में, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का इंसान है और आप वहीं से इनकम अर्न कर रहे हैं, वहीं से इनकम अर्न कर रहा है मतलब क्या है? सिक्किम से ही इनकम अर्न कर रहा है। सिक्किम में आप डिविडेंड भी अर्न कर रहे हैं, आपने पैसा लगाया होगा रिलायंस में, कहाँ पे लगाया होगा? रिलायंस में पैसा लगा, लेकिन बैठ के कहाँ पे अर्न कर रहा है? सिक्किम में। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपने क्या बुद्धि लगाया कि ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही नहीं मिलता है, तो हम क्या कर देगा, कोई एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का एक को पकड़ेगा, उससे शादी करेगा, तो हम भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट करते हैं। शादी होने से तो कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपका ओरिजिनलिटी क्या रहना पड़ेगा? मेंटेन करना रहेगा, तब जाके ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेक्शन 10 बोलता है। तो सेक्शन 10 बोल रहा था कि आप लोगों को सर्टेन इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपका इनकम टैक्स अप्लाइज कहाँ पे करता है? होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में से भी क्या है, इंडिया का बाहर में भी आप लोगों का वाटर बॉडीज में 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका कवर करता था। 12 नॉटिकल माइल्स का आपको यहाँ पे फुट नोट में, बुक का फुट नोट में आप लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट किया हुआ होगा, वो एक बार आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? कि 12 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर्स में कितना होगा, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन अगर रहे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not treated as deemed SSC। SSC कौन होता है? जिसका ऊपर टैक्स लगता है, असेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज एन डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी मतलब उनको एसएससी माना नहीं जाता है, वो एक्चुअल एसएससी नहीं है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बा डीम्ड एसएससी माना नहीं जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, trustees of trust,
एक ट्रस्ट का ट्रस्टीज है, और फिर नन ऑफ द अबव। इन सबको हम लोग डीम्ड एसएससी नहीं मानता है। डीम्ड एसएससी मतलब एक्चुअल एसएससी नहीं है, लेकिन एक्चुअल एसएससी नहीं होने का बाद में भी आप लोगों को डीम्ड एसएससी मतलब आप एसएससी नहीं है, लेकिन आपको हम लोग टैक्सेशन पर्पस के लिए आपको एसएससी मान लेगा, तो वो क्या होता है डीम्ड एसएससी। आपका इनकम नहीं है। जैसे कैसे होता है ये भी हम एक बोल एग्जांपल दे रहे हैं। आप कौन है, छोटा सा एक बच्चा है, कितना है 8 साल का बच्चा है, ठीक है। आपने कितना अर्न कर दिया, 2 CR अर्न कर दिया। कैसे अर्न किया कि केबीसी में गया था, जीत लिया हम, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या पागल है कि आप तो 18 ईयर्स का नहीं हुआ, आपका पेन नहीं है, आप एसएससी नहीं है बोल के मान के 2 करोड़ को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, टैक्स तो लगाएगा। तो इन भाई साहब का तो पेन नहीं है, तो इनको टैक्स नहीं लगा के किसको लगाता है, पेरेंट्स को लगाएगा। और इन पेरेंट्स का इन चीज को बोला जाता है, तो ये कौन हो गया, डीम्ड एसएससी। तो ये डीम्ड एसएससी को ये इनकम क्या हो गया, क्लब हो गया, तो इसको बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डीम्ड एसएससी तो पढ़ लिया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इन सब चीज में, इन केसेस में डीम्ड एसएससी ये सब है या नहीं है, एजेंट वाला नहीं है, ठीक है। आपने बोला क्या था आपका, प्रधान था, चलिए बोल फिर। आपका भी वही है, चलिए। और कोई, नोटा नोटा, ठीक है। एजेंट ऑफ एनआर है, चलिए 4 जन 5 जन हो गया। तो किसी ने बोला कि नोटा होगा, किसने बोला, विक्रम दास। ये करेक्ट है, क्यों है, अभी करेक्ट वही पूछे आप लोग, क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एसएससी। डिसीज एक जन ने, आपने क्या कर दिया, पैसा कमा लिया, ठीक है, कमा लिया, उनको टैक्स भरना है, भरना है कि नहीं, भरना तो चाहिए। अभी उनसे कलेक्ट कर पाएगा, मर उनको क्या जला दिया या उनको दफना दिया, तो उनको उठा के थोड़ा करेगा, नहीं कर सकता है। तो उनका क्या होता है, लीगल एयर होता है, क्योंकि उनका एसेट कोई एक दूसरा कोई एक क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो जो भी उनका सक्सेशन में आएगा, लीगल एयर होगा बा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो उनका सीए हो या उनका एडवोकेट हो या उनका सॉलिसिटर हो या उनका फैमिली हो, कोई भी हो, तो उनको हम लोग क्या बोल के माना जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी उस इनकम को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, वही उनका क्या हो जाएगा, लीगल एयर होगा। और उनका इनकम अपना पास जब आपने ले लिया, तो उनका लायबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हुआ कि नहीं डीम्ड एसएससी, आपका इनकम नहीं है, भाई साहब का इनकम है, लेकिन आपको मिल गया, तो आपको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो। एजेंट ऑफ एनआर, पहला बार नॉन रेसिडेंट हो गया, इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिजनेस इंडिया में कर रहा है, तो वो अपना एजेंट को रखा है। नॉन रेसिडेंट तो इनकम तो किया है, तो नॉन रेसिडेंट किस, कोई भी अगर नॉन रेसिडेंट होता है, उसको क्या करता है, मैंडेटरीली एक एजेंट रखना पड़ता है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है इंडिया में, तो वो बिजनेस इंडिया में कर रहा है, तो एजेंट को भी टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। ट्रस्टीज ऑफ ए ट्रस्ट, तो उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रस्टीज है, ट्रस्ट से इनकम अर्न कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ट्रस्टीज को ही टैक्स देना पड़ता है। तो आप लोग डीम्ड एसएससी हुआ कि नहीं हुआ है, तो नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहे हैं, पर्सन अंडर सेक्शन 231, 231 क्या का सेक्शन था, बोलिए, 231। अगर 231 बोलने से आप लोग 231 मत समझिए मेरा, अंडर सेक्शन 231 पर्सन का डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, माइनर, लोकल अथॉरिटी, अनसाउंड माइंड और नोटा। पर्सन डज नॉट इंक्लूड किसको, माइनर, लोकल अथॉरिटी, अनसाउंड पर्सन।
करेक्ट हुआ तो समझाएगा भी नहीं। फिर आपका हो गया, ये करिए एक बार, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑन मैच्योरिटी ऑफ LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी है, मैच्योर्ड हो गया, उस इनकम को आप कैपिटल रिसिप्ट बोलेगा, कैजुअल रिसिप्ट बोलेगा, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेगा, या आप नन ऑफ द अबव बोलेगा। पहला क्या था, कैपिटल रिसिप्ट, कैजुअल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और डी हो गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट। ये समझना है तो बुक में तो पहला है बात, ये चीज़ ऑलरेडी है। और एक बात है कि कैपिटल रिसिप्ट और आप लोगों का रेवेन्यू रिसिप्ट आप लोगों को मिल चुका है 11-12 में, तो उस हिसाब से आप लोग अकाउंटिंग के साइड से आप लोग मतलब बोलिए, डिडक्ट करिए इसको। कैपिटल रिसिप्ट कब होता है, जब एक अमाउंट बड़ा हो और वो रिकरिंग ना हो। LIC से मेच्योरिटी आपका हर दिन होता है, नहीं होता है, तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं हो सकता है, इनकम नहीं है, आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है। कैजुअल रिसिप्ट ये कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन है आप लोगों का, चेन्नई कॉर्पोरेशन एक क्या है, एंटिटी है, नाम क्या है, चेन्नई कॉर्पोरेशन। अभी यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये जो एंटिटी हुआ है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा, लोकल अथॉरिटी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, या BOI होगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फिर क्या था, लोकल अथॉरिटी, और क्या था, BOI था, और AOP। कौन सा होगा, हाँ, चेन्नई कॉर्पोरेशन। आपने बोला AOP होगा, चलिए। और कॉर्पोरेशन हो गया तो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी हो गया, किसने बोला, लोकल अथॉरिटी। नहीं, किसी ने बोला, हम बोला। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पता नहीं है हम लोगों को कि ये जुडिशियल के अंडर में पढ़ना है, नहीं बना है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, नहीं है। AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नहीं है, नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है, म्यूनिसिपलिटी हो गया, तो हो गया लोकल अथॉरिटी हो जाता है, ठीक है। फिर आपको बताना है सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT। कौन इशू कर रहा है, CBDT इशू कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर इशू कर रहा है। ये जो सर्कुलर इशू होता है CBDT से, वो बाइंडिंग किसका ऊपर होता है, SSC का ऊपर, इनकम टैक्स अथॉरिटी का ऊपर, और ऑल ऑफ द अबव, और SSC और कोर्ट। सर्कुलर्स किसने इशू किया, CBDT ने क्या इशू किया, सर्कुलर इशू किया। और ये बाइंडिंग किस किस का ऊपर है, बाइंडिंग मतलब एप्लीकेबल किस किस का ऊपर है, ठीक है, कोर्ट, फिर SSC, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, और ऑल ऑफ द अबव।
बुक में आप लोगों का सर्कुलर वाला पोर्शन था कि नहीं? कि आप लोगों को इनकम टैक्स पढ़ने के लिए क्या जानना पड़ेगा? एक्ट, फाइनेंस एक्ट, अमेंडमेंट, सर्कुलर्स, फिर वहाँ पे सर्कुलर से नोटिफिकेशन भी रहा होगा। तो वहाँ पे आप लोग बोलिए जाके कि सर्कुलर से नोटिफिकेशन में वो बाइंडिंग किस किस के ऊपर होता है वो बताइए। और किसी को हम बोला था कि 12 नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई एक जन वो देखो, क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। तो एसएससी का ऊपर में नहीं होता एप्लीकेबल, किसका ऊपर होता है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज। कोर्ट को नहीं बोल सकता है क्योंकि कोर्ट उससे बड़ा हो गया। एसएससी को नहीं बोल सकता क्योंकि एसएससी को बोलने के लिए नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन नहीं है तो क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर आप सर्कुलेट किसको करता है? आपने स्कूल में ही कर लिया, अपना क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी में कर दिया, अपने एरिया में ज्यूरिसडिक्शन में कर दिया, तो आप किसको कर सकते हैं? अगर आप सीबीडीडी है तो आप अपना एम्प्लॉइज लोग को ही करेगा, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस नेक्स्ट चैप्टर में आ जाए 1.2। पेज 55-35, ठीक है। पहला बात क्या हो गया? सेक्शन 4 हम लोग ने देख चुका था ऑलरेडी। इनकम टैक्स शेल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन, मतलब असेसमेंट किसका ऊपर होगा? ऑन एवरी पर्सन। तो पर्सन के ऊपर में डिफाइन नहीं होगा, बाय जेंडर के बेसिस में हम लोग उसको सेग्रीगेट नहीं कर रहा है। तो ऑन एवरी पर्सन एट प्रेस्क्राइब्ड रेट्स बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट एंड द चार्ज ऑफ टैक्स शेल बी मेड ऑन टोटल इनकम। किसका ऊपर लगेगा? टोटल इनकम का ऊपर लगेगा। किसका? एसएससी का, इन अकॉर्डिंग्स विद वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। वो मतलब नहीं है हम लोग को कि हम लोग को प्रीवियस ईयर का इनकम होना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। टैक्स कौन से ईयर का लगेगा? प्रीवियस ईयर का लगेगा। टैक्स का रेट कौन बोलेगा? फाइनेंस एक्ट बोलेगा। और किसका ऊपर लगेगा? जो पर्सन इनकम अर्न कर रहा है उसका ऊपर लगेगा। ये सेक्शन 4 कर रहा है। इससे हम लोग को मतलब है? नहीं समझने वाला बात है यहाँ पे नहीं है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोल रहा है कि आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि टोटल इनकम किस पर्सन का ऊपर में, किन किन इनकम का ऊपर लग सकता है। टोटल इनकम में ऐसा कोई इनकम है क्या जो टोटल इनकम का बाहर भी रह सकता है? वो डिपेंड किसका ऊपर करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर में करता है। सेक्शन 5 बोलता है कि हम लोग उस इनकम का, टोटल इनकम को इंक्लूड करेगा, लेकिन ये जो टोटल इनकम को इंक्लूड करना है वो हम लोग कैसे सेग्रीगेट करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया तो वो इंडिया का इंसान हो गया, भाई इंडिया में ही रहता है, तो उसका सब इनकम को करो। नॉन रेसिडेंट है तो उसको बाहर का इनकम को हम लोग इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकेगा, तो उसका बाहर का इनकम को छोड़ दो, ठीक है। ये हम लोग सेग्रीगेट कर सकता है नहीं समझने से भी। अगर हम लोग को पता भी नहीं है कि सेक्शन 5 क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग को यही, हम लोग लॉजिकली यही सोचेगा कि नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया में नहीं रहता है, तो उसका तो नहीं लगेगा। लेकिन उसका टैक्स हम लोग किस इनकम में लगा सकता है? जो इंडिया का इनकम होगा उसमें ही लगा सकेगा। बाहर का इनकम में हम लोग बोल सकेगा कि यार बाहर पे तुम 1 करोड़ कमा के लाया है तो इंडिया में पैसा दो, बोल सकेगा? नहीं सकेगा। क्यों नहीं सकेगा ना? अर्न तो नहीं कर रहा मान लिया, लेकिन रिसीव कर रहा है इंडिया में, मान लीजिए। पैसा कमाया कब, कहाँ पे? श्रीलंका में कमाया, ठीक है, श्रीलंका रुपीस में कमाया। वो पैसा कहाँ पे लाया? इंडिया में लाया। और ये कौन है? नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट है, हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ इस पैसा को जब इंडिया में ला दिया है, ये भाई साहब इंडिया में आया है, पैसा लेके आया है, तो इस पैसा के ऊपर में हम लोग टैक्स लगा सकेगा या नहीं लगा सकेगा? नहीं लगा सकेगा। रीज़न बताइए।
सेक्शन 4 बोला था क्या यहाँ पे? सेक्शन 4 बोल रहा है कि आपको टैक्स लगाना है उस इनकम का ऊपर में, उस पर्सन का ऊपर में जो इनकम अर्न कर रहा है। नॉन रेसिडेंट है कि नहीं है? इनकम अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सेक्शन 5 आप क्यों बोल रहे हैं कि आप नहीं टैक्स लगना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए? ठीक है, समझ में आई? अभी हम एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन क्या था? एमसीक्यू में अभी जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था? कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है? इनकम टैक्स एक्ट का बाउंड्री कहाँ तक है इंडिया में? ये पैसा कहाँ का है? तो कहाँ पे जाएगा? इनकम टैक्स एक्ट काम करेगा? आपको टैक्स लगाना है तो इनकम टैक्स एक्ट का अंडर में ही लगाएगा। श्रीलंका का इनकम के ऊपर में इनकम टैक्स एक्ट का पावर है? नहीं है तो नहीं लगेगा। आपने क्या बोला कि पैसा आया है श्रीलंका का इनकम है, हम बोले किस लिए नहीं लगेगा? इनकम तो है श्रीलंका का, वो हम मान रहे हैं, नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर वो इंडिया में अगर होता तो सक जाता। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए ये टेबल में हम लोग फिर से आएंगे, समझेंगे आराम से, अभी नहीं समझना है। ठीक है, सेक्शन 5 का समझ में आ गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग किस इनकम को टैक्स लगाना है, किस इनकम को टैक्स नहीं लगाना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। किस बेसिस पे? सेक्शन 5। सेक्शन 4 बोलता है कि टैक्स लगाओ, सेक्शन 5 बोलता है कि टैक्स लगाएगा लेकिन रेसिडेंशियल का हिसाब से लगाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 बोलता है कि ठीक है रेसिडेंशियलशिप का बेसिस में हम लोग टैक्स लगाएगा, लेकिन सेक्शन 6 बोलेगा कि आपको रेसिडेंट कौन है, नॉन रेसिडेंट कौन है, उसको सेग्रीगेट करेगा। ठीक है, सेक्शन 4 टैक्स लगा रहा है, सेक्शन 5 सेग्रीगेट कर रहा है इनकम को, और सेक्शन 6 बोल रहा है कि ठीक है आप तो सेग्रीगेट कर देगा, लेकिन सेग्रीगेट करने के लिए उस पर्सन को रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग रेसिडेंसी अंडर सेक्शन 6 में देखेगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक, तो पर्सन क्या बोलते हैं? टैक्स पेयर दो टाइप का हो सकता है, एक हो गया रेसिडेंट और एक हो गया नॉन रेसिडेंट। इसमें इशू है, इसको बोलता है हम लोग आर और इसको बोलता है एन आर। ठीक है, फिर हम लोग जाता है आर ओ आर, आर एन ओ आर। एन ओ आर हो सकता है कि नहीं वो हम लोग देखेगा, और एन एन ओ आर हो सकता है कि नहीं ये देखेगा। ठीक है, ये देखना है। पहला बात हम लोग को रेसिडेंट है या नहीं है वो चेक करना है, उसका बाद में ही हम लोग अंदर जाएगा। तो पर्सन क्या है? इंडिविजुअल और अदर्स हो गए। इंडिविजुअल और एचयूएफ क्योंकि वो लोग का हाथ पाँव है, सब कुछ है, तो इसीलिए वो लोग को हम लोग अलग से रखा है। इन भाई साहब लोग का हाथ पाँव नहीं है, कंपनी है, खाली स्ट्रक्चर है, तो इन सबको अलग से रखा है। तो सेग्रीगेशन समझ में आ गया किस लिए किया? हो गया। एचयूएफ को भी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में सेग्रीगेट किया, इसको भी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में ही सेग्रीगेट किया। फिर इस रेसिडेंट को, क्योंकि हाथ पाँव वाला इंसान है, तो उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब आप रेसिडेंट है इंडिया का, लेकिन और आप क्या है? ऑर्डिनरीली इंडिया में रिसीव कर चल रहा है, फिर रहा है, आप आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मल इंसान जैसा हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आपका लिए अलग टाइप का टैक्सेशन लग सकता है, आप ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ठीक है, आप अगर इंडिया से एक बार भी बाहर चला गया तो ऑर्डिनरी आप इंसान है क्या? सबको मिलता है क्या ये बेनिफिट? नहीं मिलता है, तब आप भी आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है। ये एजम्पशन लेके नहीं चलना है। ठीक है, कि इंडिया का बाहर चला गया तो वो आर एन ओ आर हो गया, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हुआ तो आपको रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का बेसिस में आपको डिफरेंशिएट करना है, और अगर आप रेसिडेंट हुआ तो उसको हम लोग इसमें करना है और इसमें करना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गया तो हम लोग को ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप नॉन रेसिडेंट हो गया तो आप इंडिया का बाहर का इंसान हो गया, तो बाहर का इंसान आप ऑर्डिनरीली रहता है या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है या नॉट ऑर्डिनरी रहता है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। आप इस इनकम टैक्स को फॉलो नहीं कर सकता, उस इनकम टैक्स से हम आप लोग को पकड़ नहीं सकता है,
तो हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है, हो गया। चलिए, पहला बात कि रेसिडेंशियल स्टेटस को अगर एक इंसान को क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट मतलब आर। अभी हम लोग ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली पे नहीं जा रहा। एक इंसान को रेसिडेंट होने के लिए ये बेसिक कंडीशन फुलफिल करना रहता है। इसको बोला जाता है बेसिक कंडीशन, इसको बोला जा रहा है एडिशनल कंडीशन। तो पहला पोर्शन में हम लोग ओनली बेसिक कंडीशन को देखेगा। एक इंसान को इंडिया का रेसिडेंट होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, 182 डेज से ज्यादा इन द प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में कितना रह सकता है, 365 डेज। आउट ऑफ 365 डेज आपको एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके आप रेसिडेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप क्रिकेट देखता है कि नहीं देखता है? देखता है। रिकी पोटिंग को पहचानता है? नहीं पहचानते? किसको पहचानता है आप? भाई साहब का तो बेइज्जती कर दिया। चलिए, किसको पहचानता है आप? जो भी फॉरेन नेशनल होगा। तो क्रिकेट क्या देख रहे हैं आप? करेक्ट। पिनारू जी बोलिए। हाँ, पैट कमिंस, पैट्रिक कमिंस। चलिए, ठीक है। ये भाई साहब आया है, किस लिए आया है? आईपीएल में खेलने के लिए आया है। ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है? तो नॉन इंडियन सिटीजन, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो नॉन सिटीजन हो गया, इंडिया में आया है, किस लिए आया है? आईपीएल खेलने के लिए है। और ये आईपीएल मान लीजिए 4 मंथ्स तक चला है। कितना मंथ तक चला है? 4 मंथ चला है। तो 4 मंथ्स में आपको कितना दिन हो जाता है? 30 डेज बोल के पकड़िए, कितना होता है? 120 होता है। तो आपको 180 से ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है, 180 से ज़्यादा करने से कितना हो जाएगा आपको? 6 मंथ्स, 7 मंथ रहेगा मान लीजिए। आईपीएल भी खेला, टेस्ट मैच भी खेले, पूरा 7 महीना रहेगा। तो कितना दिन हो गया? 210 डेज हो गया। नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, आईपीएल खेलने के लिए आया है, इंडिया में रहा है 7 मंथ्स, 210 डेज रहा है। अगर ये इंसान ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसको हम लोग रेसिडेंट बोल सकेगा या नहीं बोल सकेगा? नहीं बोल सकेगा। करेक्ट। फिर और हाँ, वही हम बोल रहे हैं। तो चलिए भाई साहब, पिनारू जी बोलिए। आपका पार्टनर एग्जाम था, क्या नाम था उनका? अनन्या बोरभुइया, बोड़ा यार, यहाँ पे तो अनन्या बोरभुइया है जन। वो क्या है, वो क्या लिख रही थी? बोड़ा मोहन है कि नहीं इधर? ठीक है, चलिए। तो दूसरा निर्णय को पकड़ लेता है, वो बोलेगी अभी। चलिए आप बोलो, आप लोग बोलो। एक जन बोल दिया, फिर आप पिनारू जी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉजिक, रीजन? करेक्ट। वो क्या, किस ईयर में रहना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा। तो आपको करंट ईयर नहीं देखना है। ठीक है, तो आप अभी इस कंडीशन के लिए करेक्ट हो गए। नहीं, इसी में अभी हम लोग फिर अभी दूसरा सिनेरियो में आ रहा है। ठीक है, अभी इसको मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर में ये केस हुआ था। अभी हम लोग किसमें बात कर रहा था? करंट ईयर का बात कर रहा था। तो आपने बोला कि करंट ईयर में है, प्रीवियस ईयर का बात नहीं किया है, तो ये रेसिडेंट नहीं है। चलिए, बाय दैट लॉजिक सही है। अगर ये केस प्रीवियस ईयर में होकर रखा, मतलब लास्ट ईयर में होकर रखा था, अभी लास्ट ईयर का हिसाब से ये भाई साहब रेसिडेंट है या नहीं है? अभी भी नहीं है। ठीक है, फिर पिनारू जी। नहीं है, किस लिए? रीजन है, बोले। इधर का है ही नहीं। करेक्ट। आपने कहाँ पे चला गया? सिटीजनशिप में चला गया आप। ठीक है,
और आप, हाँ नहीं मालूम, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, ही इज इन इंडिया। तो पहला बार आप बोले कि ही बोला है तो शी का बात नहीं किया है, तो सबका ही मान लिया, चलो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ही इज इन इंडिया, वो भाई साहब इंडिया में है कि नहीं है, इन द प्रीवियस ईयर है कि नहीं है, 182 डेज से ज़्यादा है कि नहीं है, तो वो रेसिडेंट है। कैसे नहीं है, नहीं हो सकता, आप नहीं बोलने से नहीं होगा। सिटीजनशिप को मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग का बुक में आ जाइए, बुक का 1.21 लिखा हुआ है, बॉक्स एक है 1.21 है कि नहीं, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर, हर एक प्रीवियस ईयर के लिए अलग अलग रेसिडेंट हो सकता है। आप इस साल में रेसिडेंट हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो आपको रेसिडेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो एवरी प्रीवियस ईयर के लिए आपको अलग से रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। इशू है, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ठीक है, आपने जो बोला नहीं करना है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। आपको क्या करना है, क्या बोल रहा आप लोगों को, हाँ गूगल बाबा तो है आप लोगों का, सबका ही है, ठीक है। पैट्रिक कमिंस भी मान लीजिए, बात कोई भी एक पकड़ लीजिए कि फॉरेन प्लेयर्स कोई भी अगर आता है, कोई भी एक फॉरेन प्लेयर्स को पकड़ लीजिए, आप लोगों का काम ही है, चलिए कल को करिए आप। कोई भी एक फॉरेन प्लेयर को पकड़ना है और कोई भी फॉरेन प्लेयर का आपको देखना है कि इंडिया में इनकम टैक्स लेके कुछ न्यूज़ है कि नहीं। कोई भी फॉरेन प्लेयर होना पड़ेगा, इंडिया में आना होना पड़ेगा, और इंडिया में उसका लेके खाली इनकम टैक्स का केस है कि नहीं, न्यूज़ निकलना चाहिए कि आपको मारना है कि फलाना प्लेयर, जैसे मान लिया पैट्रिक कमिंस, तो आपको मारना है पैट्रिक कमिंस इनकम टैक्स ऑफ इंडिया मारना है, ठीक है। जो भी न्यूज़ निकलेगा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दो तीन आप एक केस पकड़ लीजिए, दूसरा कोई एक केस पकड़ लीजिए, तीसरा कोई 3 केस पकड़ लीजिए, फिर तीनों केस पकड़ के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए। अब हम क्या बोल रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर के लिए देखना पड़ेगा। पैट्रिक कमिंस से ऑस्ट्रेलिया से आया है, 200 डेज रहा है, ये कंडीशन फुलफिल किया है, तो मैंने बोल दिया कि ये रेसिडेंट है। आप बोल रहे हैं अभी भी नॉन रेसिडेंट है, चलिए। प्रीवियस ईयर वाला में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड में पढ़िए, तो आप क्या है, नहीं नहीं ही मी में छोड़ दीजिए, हाँ सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या हो गया, पढ़िए। A person can have only one residential status for a previous year. One residential status मतलब क्या हो गया कि, हाँ नहीं एक ही बार आया नहीं है, एक पर्सन है, एक पर्सन एक जगह का रेसिडेंट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है बोल रहा है। He cannot be a resident of for one source of income, मतलब अगर आप सैलरी अर्न कर रहा है और एक आप पीजीबी पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि हम सैलरी के लिए रेसिडेंट है और पीजीबी पे के लिए नॉन रेसिडेंट है, नहीं हो सकता है। रेसिडेंट किसका हिसाब से निकलता है, टोटल इनकम के ऊपर ही निकलेगा, लेकिन पहले आपको डिसाइड होगा कि आप रेसिडेंट है कि नहीं, और ये जो अगर आप मान लिया कि आप रेसिडेंट हो गया तो टोटल इनकम के ऊपर लगेगा। अगर मान लीजिए आप नॉन रेसिडेंट ही हुआ है, वो भी टोटल इनकम का ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अलग अलग हेड ऑफ इनकम के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आपने अभी क्या बोला था कि रेसिडेंट जो अगर होता है वो आप एक ही कंट्री के लिए रेसिडेंट हो सकता है, वो बात भी गलत है। आप 2 कंट्री के लिए रेसिडेंट हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, आपको अगर मान लीजिए इंडिया बोल रहा है कि 182 डेज आप कहाँ पे रहा है, इंडिया में रहा है, और बाकी 365 से 182 चला जाने से कितना रह जाता है, 183, तो 183 दूसरा स्टेट में भी रहा है, दूसरे कंट्री में, तो उस कंट्री का भी तो रेसिडेंट हो गया, तो उस हिसाब से हो सकता है, ठीक है। उसमें नहीं देखना है। फिर थर्ड में क्या है, इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप, अभी आपको पढ़ना है खाली। प्रधान जी पढ़िए, ठीक। हाँ क्या बोला है, सेकंड सेकंड लाइन पढ़िए।
आप है कि नहीं सिटीजन ऑफ इंडिया? है। फिर हाँ, नहीं हो सकता है। क्या बोला? फिर से समझ में आ जाएगा आपको। आप है मिस प्रधान जी, सिटीजन ऑफ इंडिया है आप, लेकिन आप चला गया कहाँ पे घूमने को पसंद है आपको, मन है इंडिया का बाहर। आप मत बोले कि इंडिया इज बेस्ट, वो तो है ही, चलिए दूसरा बात है। आप बोले इंडिया का बाहर कहाँ जाना है, नेपाल मत बोले बस। हाँ, फिर दूसरा? नहीं, हमको कहाँ लेना, आपको जाना है, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हम अच्छा जगह ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, जा रहे हैं, करेक्ट। तो आप गया किधर, धुरंधर 2 बनाने के लिए गए, ठीक है। चलिए आप इधर गया है, जाने का बाद में आपको क्या मिल रहा है अभी, आप इंडिया में कितना दिन रहा है, मान लीजिए 102 डेज रहा है आप, लेकिन इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में रहा कितना दिन है, बाकी दिन कहाँ पे रहा है, आपका फेवरेट जगह में रहा है, ठीक है। तो आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तब आप क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। ये कंडीशन ये बोल रहा है कि आप इंडिया का सिटीजन हो सकता है, लेकिन तब भी आप नॉन रेसिडेंट कहलाएगा इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस बेसिक कंडीशंस, ठीक है। तो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट मानिए, पैट्रिक कमिंस भाई साहब आया, इंडिया का सिटीजन नहीं है, रहा कहाँ पे, इंडिया में रहा है 182 डेज से ज्यादा, हर चीज में उल्टा कर रहा है, लेकिन आंसर भी उल्टा ही आएगा, तो वो क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। नहीं समझ में आया आपको अभी? तो पैट्रिक कमिंस भाई साहब क्या हो गया अभी, रेसिडेंट है, वो अभी इंडियन है। हाँ, तो पैसा देने से तो उसको इंडियन ही बोलेगा ना, पैसा कमा रहा है और आपको इंडियन नहीं बोलेगा उसको, ये क्या बात होगी, ठीक है। फिर कंट्री स्पेसिफिक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पड़ेगा, वो तो हमने बोल दिया था कि 2 कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है, ये अलावा समझ में आ गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप इंडियन ओरिजिन का सिटीजन हो या आपका ग्रैंड पेरेंट्स क्या था, इंडिया का रहा हो, तो तब भी आपको मैटर नहीं करता है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि आपका ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गया, इंडियन सिटीजन रहा होगा, और आप बाहर पे बोर्न हुआ है, तब भी आप क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन बोला जाएगा, बाय बर्थ हो गया। तो तब भी आपको रेसिडेंशियल चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए आपको इंडिया में 180 डेज से ज़्यादा रहना पड़ेगा, आउट ऑफ 365 डेज, ठीक है। इसमें इशू है आप लोगों को? नहीं है, 182 आउट ऑफ 365, यहाँ पे बोल दिया कि पहला बेसिक कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया, ठीक है। आप ही को लेके चल रहे प्रधान जी, ठीक है। आप कहाँ पे गया, मान लीजिए सिंगापुर गया अभी, ठीक है, और आप इंडिया में रहा था 160 डेज, रेस्ट ऑफ द डेज आप सिंगापुर पे रहा। तो पहला बेसिक कंडीशन फुलफिल हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप अभी आप बोल सकते हैं कि आप रेसिडेंट नहीं है बोल के, बोल सकता है, अभी तक बोल सकता है। यहाँ पे बेसिक कंडीशन बोलता है कि ये फुलफिल नहीं किया है, तो आपको फिर से और एक ऑप्शन देता है, आप इंडियन हैं तो आप प्रूफ करो आप इंडियन हैं, तो एटलीस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए नेक्स्ट कंडीशन में ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 60 डेज। तो प्रीवियस ईयर में अगर आप 60 डेज से ज्यादा रहेंगे, प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज से तो ज्यादा रहा है, हाँ कि नहीं, हाँ, 60 आउट ऑफ 365 डेज। फिर उसका साथ में पहला साल में खाली आप 60 डेज रह गया, तो भाई साहब बोलेगा, ये भाई साहब तो बुरा मान जाएगा कि उनको आप 60 डेज के लिए रेसिडेंशियल का प्रूफ दे रहा है, हमको 180 डेज क्यों दे रहा है। तो इसीलिए इनको बोला कि आपको 60 डेज दे रहा है, साथ में उसका साथ में और एक कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। चारों साल में इस साल का खत्म हो गया, उस साल को छोड़ दो, उसका पहले का 4 साल, तो मतलब आपको टोटल 5 साल देखना पड़ेगा। एक साल तो आपने देख लिया, उसका 4 साल पहले का देखो, उस 4 साल में आपको टोटल एक साल, टोटल में 365 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके आप रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। नहीं है, समझ में आ गया। फिर
यहाँ पे क्या था 60 आउट ऑफ 365 प्लस 365 आउट ऑफ 4 ईयर्स हो गया। यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्शंस दे दिया कि अगर आप ये सब कंडीशन का वजह से आप इंडिया छोड़ के जा रहा है, लेकिन आप इंडियन सिटीजन हैं, तब भी आपको ये कंडीशन नहीं देखना पड़ेगा, आपको खाली ये कंडीशन देखना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। किन केसेस में आपको, अभी अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ये ऑप्शन में रहो, नहीं तो ये ऑप्शन में रहो, तब जाके हम आपको रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर आप ये सर्टेन एक्सेप्शन में अगर आ गया है, तब आपको दो चांस नहीं दिया जाएगा, सिंगल चांस दिया जाएगा, वही चांस मिलेगा। वो एक्सेप्शंस क्या है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है आप लोगों का पेज, नेक्स्ट पेज में होगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस टू दी अबव रूल क्या लिखा हुआ है, बोलिए। कोई एक इंडियन सिटीजन, हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप कौन है, इंडिया का सिटीजन है। आप तो बोल रहे हैं कि हम जन्म से इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उस साल को निकल के चला जा रहा है। किस लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, घूमने जा रहा है, बट इंडियन शिप का आप क्रू मेंबर है, तब आपको दो कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। आपको रेसिडेंट अगर होना है तो आपको ये चीज चेक करना है, आपको ना कि दोनों चीज नहीं चेक करना है रेसिडेंट है, अदरवाइज हम नॉन रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन होने से भी, ठीक है। प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखा क्या था, एक्सेप्शन टू द अबव सेक्शंस, एन इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इंडियन सिटीजन है, यूएस में रहता है, वो घूमने के लिए आया है, पहला। हु इज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, वो कभी भी बाहर चला जा सकता है, और आप एम्प्लॉयमेंट का वजह से आप इंडिया से बाहर निकल के जा रहा है। इन ऑल द अबव थ्री केसेस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन नीड्स टू बी चेक्ड। तो मतलब ओनली ये चेक करना है, ठीक है। अगर आप क्या है, इंडियन सिटीजन है, और आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहा है, कितना रहा है, 60 डेज रहा है, तब आप रेसिडेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। और आप क्या है, क्रू मेंबर के हिसाब से आप चला जाने वाला इंडियन शिप में, जिम्बाब्वे जाना है, केनिया जाना है, कहीं पे भी जाना है, लेकिन आप इंडिया में इन द प्रीवियस ईयर कितना दिन रहा है, 60 डेज रहा है, तब आप रेसिडेंट है या नहीं है। क्यों नहीं है, हाँ, उस हिसाब के हम लोगों को यही चेक देखना पड़ेगा। तो अगर हम ये सेकंड कंडीशन में ही था 60 डेज वाला क्लोज, यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन में हम 60 डेज फुलफिल कर रहा है, लेकिन तब भी हमको नहीं मिलेगा रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शन में पड़ रहा है। हम इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया छोड़ के भाग के चला जा रहा है, तब भी अगर हम सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, उस सेकंड कंडीशन को इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है। चलिए इलास्ट्रेशन नंबर 4 देखेगा आप लोगों का बुक का, क्या है, एनडी है, एनडी वाला है कि नहीं, ठीक है, पढ़ेगा हम। चलिए, एनडी अ ब्रिटिश नेशनल, कौन है, ब्रिटिश नेशनल है। तो ब्रिटिश नेशनल है, वो क्या करने आया है, इंडिया में आया है, ब्रिटिश है, आया किधर है, इंडिया में आया है, ठीक है। और वो क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, कौन सा ईयर में आया है, 1920 में आया है, 1920 में आया है। और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, 21-22, 22-23 और 23-24 ही वाज इन इंडिया फॉर। तो 2019-20 में कितना दिन रहा है भाई साहब, 55। 2021 में कितना दिन रहा है, 60। 21 से 22 80 डेज रहा है, और 22 से 23 160, और 23 से 24 आपका रहा है 70 डेज।
तो आपको निकालना है क्या, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24, ठीक है। तो पहला बेसिक कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन वाज व्हाट, 182 आउट ऑफ 365 इन द प्रीवियस ईयर। तो इन द प्रीवियस ईयर ये है, नहीं पहला बेसिक कंडीशन क्या था, कौन सा साल में, प्रीवियस ईयर। आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो आप ये देखेगा ना, ये देखेगा 22-23 नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका, असेसमेंट कहाँ पे कर रहा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, इसमें देखना है। फिर जो आपका प्रीवियस 4 इयर्स बोल देगा तब आपको 1 2 3 4 में जाना है। नहीं समझ में आया अभी भी, प्रीवियस ईयर तो यही होगा, टेक्स्ट तो आप नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं ना, समझ में आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कितना है 70 आउट ऑफ 365, तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम लोग सेकेंड बेसिक कंडीशन में आ जाएगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन में कितना था 60 आउट ऑफ 365 एंड 365 आउट ऑफ 4 इयर्स, करेक्ट। तो पहला हम लोग देखेंगे कि 60 है कि नहीं, 60 इन द प्रीवियस ईयर है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर बाकी ये चारों को मिला के हमारा 365 है कि नहीं, 55 प्लस 60 कितना 355 आ रहा है, तो नहीं हुआ है। अगर ये भी पहला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ है, ये भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा, नॉन रेसिडेंट। आंसर में क्या लिखा हुआ है आप लोगों का, नॉन रेसिडेंट है। लेकिन आपका लिए प्रीवियस ईयर कौन सा पकड़ा है, 24-25 नहीं होगा यहाँ पे, प्रीवियस ईयर 24-25 है नहीं है, 23-24 है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या है, ये 25-26, ठीक है, समझ में आ गया, प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए हो गया। अभी हम लोग आ जाता है अभी दूसरा कंडीशन में, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन बोल रहा है कि पहला बात आपने यहां से तो पता कर लिया कि आप रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, हमने पता कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है कि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। अगर हम ये कंडीशन एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर लेता है देन आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर हम नहीं करता है रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये कंडीशन देखेगा फिर छोड़ देगा। एडिशनल कंडीशन में क्या है, आप रेसिडेंट है, यहाँ पे फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट तो है आप। ही इज रेसिडेंट क्या है, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर्स। प्रीसीडिंग ईयर्स मतलब हाँ, जो भी प्रीवियस ईयर रहा होगा उस प्रीवियस ईयर को नहीं पकड़ना है, उससे पहले वाला 10 साल को, उस 10 साल में से कोई भी 2 साल में आपको क्या रहना पड़ेगा, रेसिडेंट रहना पड़ेगा। रेसिडेंट रहने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर से ये 2 कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या बोला है कि आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वहां पे से आपको एटलीस्ट 2 साल में आपको क्या रहना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा। एंड उसका साथ में मतलब आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 का साथ में आपको प्लस ये भी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या बोला है, 730 डेज से ज्यादा रहना पड़ेगा आउट ऑफ 7 ईयर्स। 10 साल में आप 2 बार रहा है तो 7 ईयर्स में आपको 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा, क्या इंडिया में रहना पड़ेगा। तब जाके आप क्या हो गया, रेसिडेंट भी है, तब आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 2 आउट ऑफ 10 एंड 730 आउट ऑफ 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। रेसिडेंट नहीं होना पड़ेगा, रेसिडेंट का बात ही नहीं कर रहा है, आपको 730 डेज का
इंडिया में रहना पड़ेगा। कितना दिन? 730 डेज। यहाँ पे आपको रेसिडेंट का बात कर रहा है, यहाँ पे आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 2 साल में आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे रेसिडेंट का बात कर रहा है, यहाँ पे रेसिडेंट का बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको 7 ईयर्स में आउट ऑफ 7 ईयर्स आपको 730 डेज टोटल करो, कुछ भी करो, 730 डेज रहना चाहिए। रेसिडेंट हो मत रहो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको 730 डेज रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया? फिर से हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। और आप लोगों को क्या देखना है? 2 चीज देखना है। 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, पहला। और फिर आप लोगों का फॉरेन प्लेयर प्लस इनकम टैक्स इंडिया में कोई भी केस निकलेगा वो निकालना है। ठीक है, ये 2 चीज आपको करना है। हाँ बोलिए।